move upwards as you start from bottom layer and move upward. जैसे आप ऊपर मूव करेंगे ना, आपको दिखेगा कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। सबसे पहले as you start from the bottom, velocity will be 0. as you go up, आपको दिखेगा वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, लेयर्स की वेलोसिटी अलग अलग है ना। सो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ the velocity changes with the distance as I travel upward in the liquid. जैसे जैसे आप ऐसे ऊपर ट्रैवल करोगे वेलोसिटी चेंज होती जाती है। वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है ना, वो हमको ये बताता है that how much is a rate of change of velocity with distance. मतलब जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है आफ्टर एवरी 1 मीटर। 1 मीटर के बाद आफ्टर एवरी 1 मीटर वेलोसिटी जितना चेंज होता है, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। सपोज हम लोग ये लेयर्स में ऐसे ऐसा ऐसा करके ऊपर जा रहे हैं। व्हेन आई ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, लेट्स से वेलोसिटी चेंजेस बाय 10 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर के बाद वेलोसिटी चेंज हुई 10 मीटर पर सेकेंड सपोज, सो वेलोसिटी ग्रेडियंट विल बी 10, ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट इज इक्वल टू चेंज आफ्टर एवरी 1 मीटर। वेलोसिटी ग्रेडियंट हमको ये बताता है कि वेलोसिटी कितना रैपिडली चेंज हो रही है डिस्टेंस के साथ, या कितना स्लोली चेंज हो रही है डिस्टेंस के साथ। If the velocity gradient comes very high, that means velocity is changing rapidly. If velocity gradient comes less, that means velocity is changing slowly with a distance. ठीक है। देखो, अगर आपने ये सपोज फॉर्मूला आपने देखा है dv by dx, ठीक है। अगर इस फॉर्मूला में मैं डिनोमिनेटर नहीं लिखूं, सिर्फ dv लिखूं, तो dv क्या है? It's a change in velocity. But as soon as you divide with distance, dx is a distance. तो dx will be in meters, dx तो meters में होगा, तो ये क्या बन गया? It become change in velocity per meter because you are dividing with a distance, ठीक है। इसको बोलते हैं velocity gradient. Velocity gradient हमको सिर्फ ये आइडिया देता है कि how rapidly velocity is changing, ठीक है, with a distance. Velocity gradient का अगर मैं यूनिट निकालना चाहूँ, if I calculate unit, तो देखो dv will be in meter per second, dx will be in the meters. meter cancel. इसका यूनिट है 1 by second, that is second raised to -1. It's a unit of velocity gradient, ठीक है। in the okay, इसका क्या यूज है हम लोग आगे देखेंगे, what is the use of velocity gradient, but एक चीज सिंपल याद रखो, velocity gradient tells us how velocity is changing with a distance, ठीक है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, एक्सेलरेशन आपने सुना है ना, एक्सेलरेशन tells us how much is velocity changing with time. एक्सेलरेशन ये बताता है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है कितना, 1 सेकंड में, कि टाइम के साथ कितना चेंज हो रही है। सिमिलरली वेलोसिटी ग्रेडियंट बताता है कि डिस्टेंस के साथ ये कितना चेंज हो रही है। गेटिंग? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ विस्कोसिटी। हेलो, आवाज आ रहा है? ओके, सो वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी में मैं नेक्स्ट छोटी पॉइंट बता रहा हूँ, व्हिच इज न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर विस्कोसिटी। Yes, your very favorite scientist Newton has come back. न्यूटन ने भी एक फॉर्मूला दी थी विस्कोसिटी से रिलेटेड, ठीक है। दैट फॉर्मूला आई एम टेलिंग यू। सी, न्यूटन ने क्या बताया, दैट दिस विस्कस फोर्स वो होता है जो दो लेयर्स के बीच में एक्ट होता है। दिस विस्कस फोर्स इन केस ऑफ अ लिक्विड, ठीक, विस्कस फोर्स को चलो मैं F लिख देता हूँ। viscous force in case of a liquid, ठीक है, it is directly proportional to, viscous force is directly proportional to A. This A is a area of layers. ये viscous force किसके बीच में लग रहा है? layers के बीच में लग रहा है ना, मतलब it is acting on the layers ना, so A is the area of these layers. viscous force directly proportional to area of these layers. मतलब जितना इन लेयर्स की एरिया ज्यादा होगी उतना विस्कस फोर्स बढ़ेगा, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट को ये शायद इमेजिन नहीं होगा कि सर ये एरिया पे कैसे डिपेंड कर रहा है, हाउ इट डिपेंड्स ऑन एरिया, ठीक है। एक्चुअली आई कैन गो डायरेक्टली फॉरवर्ड, मैं बिना इसका रीजन बताया जा सकता हूँ आगे, बट सिर्फ अगर आपको डाउट है इसमें, यू एज आउट ऑफ क्यूरियोसिटी यू वांट टू नो कैसे ये ए पे प्रोपोर्शनल है,
तो इसका मैं सिंपल एग्जांपल दे सकता हूँ। सी, जितनी ये एरिया ज्यादा होगी ना, एज द एरिया ऑफ लेयर्स विल बी मोर, ठीक है, उतनी क्या होगा, हर लेयर की एरिया ज्यादा होगी। तो क्या होगा, मोर एटम्स ऑफ द वन लेयर विल बी इन कांटेक्ट विद मोर एटम्स ऑफ अदर लेयर, ज्यादा से ज्यादा एटम्स कांटेक्ट में होंगे, ठीक है। और उससे होता है क्या, विस्कोसिटी जो फोर्स है वो ज्यादा कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड करता है। ज्यादा एटम्स कांटेक्ट में होंगे ना, सो व्हेन द अपर लेयर विल मूव फास्टर, लोअर लेयर इज हैविंग लेस स्पीड। दोनों लेयर्स का स्पीड अलग अलग है। जब ये एटम्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होंगे, देयर विल बी कोलिजन बिटवीन एटम्स। ज्यादा एटम्स होने की वजह से ज्यादा कोलिजन्स होंगे एंड मोर विस्कस फोर्स विल बी देयर, ठीक है। विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ दिस लेयर्स, ठीक है। जितनी बड़ी एरिया होगी, मतलब उतना ज्यादा कांटेक्ट है दो लेयर्स के बीच में। एज द कांटेक्ट बिटवीन लेयर्स विल बी मोर, विस्कस फोर्स विल बी मोर, ठीक है। ओके, इसका चलो एक प्रैक्टिकल, अगर मैं एक चीज बताऊं, प्रैक्टिकल एग्जांपल। आप इमेजिन करो दैट एक बेंच के ऊपर, सपोज एक स्लोपी बेंच है, देयर इज अ स्लोप ऑन द बेंच, बेंच ऐसा इंक्लाइन है, उस पर आपने पानी का एक ड्रॉपलेट गिरा दिया, ठीक है। तो एवरीबॉडी नोज वो पानी का ड्रॉपलेट नीचे आएगा, ठीक है। उसमें भी विस्कोसिटी रहती है, देयर इज अ विस्कस फोर्स, बट पानी में कम रहता है, पानी का ड्रॉप इजीली नीचे आएगा। बट ऑन द सेम बेंच अगेन यू ड्रॉप वाटर, पानी गिराओ फिर से, लेकिन अभी क्या करो, एज सुन एज द ड्रॉप फॉल्स, जैसे ही पानी बेंच पे गिरा, पानी के ड्रॉप को आप हाथ से स्प्रेड कर दो, यू स्प्रेड द वाटर विथ योर हैंड। पानी के ड्रॉप को आप स्प्रेड कर दोगे ना सरफेस पे, तो उसकी एरिया बढ़ जाएगी। अब देखो वो उतना क्विकली नीचे नहीं आएगा आफ्टर स्प्रेडिंग, जितना वो नीचे आता है क्विकली विदाउट स्प्रेडिंग, ठीक है। स्प्रेड करने पे ड्रॉप नीचे नहीं आएगा इजीली, बिकॉज उसकी एरिया इंक्रीज हो गई, तो विस्कस फोर्स विल इंक्रीज। याद रखो, विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ द लेयर्स, एंड विस्कस फोर्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, it is also directly proportional to dv by dx. It's also directly proportional to dv by dx. dv by dx क्या है, याद है? It is velocity gradient. तो विस्कस फोर्स वेलोसिटी ग्रेडियंट पे भी प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना वेलोसिटी ग्रेडियंट ज्यादा होगा, मतलब उतना ही वेलोसिटी का वेरिएशन ज्यादा होगा विथ डिस्टेंस। एज वेलोसिटी ग्रेडियंट विल बी मोर, दैट मींस लेयर्स का स्पीड क्विकली चेंज हो रहा है, तो ऐसे लेयर्स को ऑपोजिशन भी ज्यादा मिलता है, विस्कस फोर्स विल आल्सो बी मोर। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एज न्यूटन्स फॉर्मूला ऑफ विस्कोसिटी। ओके, इसको थोड़ा ध्यान में रखो। इन द नेक्स्ट स्टेप I will remove this proportionality sign and we will put constant. Constant डालेंगे ना, ठीक है। constant देखो मैं क्या डाल रहा हूँ, this is a constant, ठीक है। ये सिंबल दिख रहा है, can you see this symbol? इस सिंबल को बोलते हैं ईटा, it is called ईटा, ETA, ईटा, it's a Greek symbol, ठीक है। तो ईटा is a constant of proportionality, ठीक है। इसका नेम मैं बताता हूँ क्या बोलते हैं, ठीक है। बट ईटा is a symbol, the symbol is called ईटा into A into dv by dx, ठीक है। This is a formula that will help you in finding the viscous forces. Viscous forces between layers of a liquid is given by eta A dv by dx. अब मैं eta का नेम बता रहा हूँ, I'm telling you the name of eta, ठीक है। नेम लिख लो आप। eta is known as coefficient of viscosity. eta का नेम है coefficient of viscosity, ठीक है, इजी नेम है, इट्स अ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब मैं थोड़ा ईटा के बारे में बता देता हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईटा, ईटा क्यों आया यहाँ पे। देखो अभी अभी हमने बताया दैट विस्कस फोर्स जो होता है बिटवीन लेयर्स, वो एरिया पे डिपेंड करता है, ओके। वो वेलोसिटी ग्रेडियंट पे भी डिपेंड करता है, ओके, वी विल कंसीडर। बट इसके साथ साथ यू नो दैट विस्कस फोर्स आल्सो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द लिक्विड। विस्कस फोर्स लिक्विड पे भी तो डिपेंड करेगा। हनी के लिए विस्कस फोर्स अलग होता है, एंड इफ यू कीप सेम कंडीशंस फॉर वाटर, वाटर के लिए विस्कस फोर्स अलग होता है। विस्कस फोर्स आल्सो डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द लिक्विड, लिक्विड कौन से मटेरियल की है। तो ये जो ईटा है ना, इट्स अ कांस्टेंट नो डाउट, बट वी कैन से ईटा डिपेंड्स ऑन मटेरियल। अलग अलग लिक्विड्स के लिए ईटा अलग अलग होता है। हनी के लिए ईटा विल बी डिफरेंट,
ओके, वाटर के लिए ईटा विल बी डिफरेंट, ठीक है। ईटा डिपेंड्स ऑन मटेरियल, सो ये फॉर्मूला अल्टीमेटली ये बता रही है दैट फोर्स डिपेंड्स ऑन एरिया, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ग्रेडियंट, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन मटेरियल, बिकॉज ईटा डिपेंड्स ऑन मटेरियल। as soon as you change the material, let's say water छोड़ के आपने हनी पे आ गए, ईटा will change। इस फॉर्मूले में अगर ईटा चेंज हुआ तो एफ will change for that। ईटा एक कांस्टेंट है, रिमेंबर इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल, ठीक है। अगर आपको ये प्रूफ करना है कि सर हाउ ईटा डिपेंड्स ऑन मटेरियल, मतलब अगर कोई प्रूफ करना है कि ईटा मटेरियल पे कैसे डिपेंड करता है, सो यू कैन टेक वन सिंपल एग्जांपल। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी टेक सम हनी ऑन द बेंच, बेंच पे हनी लिया हमने, और साइड बाय साइड ऑन द सेम बेंच वी टेक वाटर, साइड बाय साइड ऑन द सेम बेंच वी टेक वाटर आल्सो, ठीक है। अब हनी का जो एरिया है, द एरिया ऑफ लेयर्स, और वाटर की जो लेयर्स की एरिया है वो सेम है, एरिया वी कीप सेम, मतलब कोई पार्शियलिटी नहीं है, दोनों का एरिया सेम लिया लेयर्स का। अब दोनों के लिए सपोज वेलोसिटी ग्रेडियंट भी सेम है, okay? Velocity gradient actually depends on how much force you are applying on the liquid, how much is the slope of the surface, अलग अलग चीजों पे डिपेंड करता है velocity gradient, but suppose velocity gradient is also same for both of them। तो देखो दोनों का एरिया सेम है, दोनों का वेलोसिटी ग्रेडियंट भी सेम है, ठीक है। लेकिन आपको क्या लगता है विस्कस फोर्स जो होगा वो सेम होगा क्या? इवन दो एरिया इज सेम, even the velocity gradient I have kept same for both of them, then also you know honey उतना easily bench पे fall नहीं होगा जितना easily water fall होगा, ठीक है। That's why I can say, ये देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, viscous force in case of honey will be greater than viscous force in case of water। देखो आप हनी और वाटर को अगर सेम कंडीशंस में डालोगे, सेम चीजें दोनों को प्रोवाइड करोगे, तो भी आपको पता है हनी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा हनी अपनी चीज अपना कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा, हनी में ही ज्यादा विस्कस फोर्स होगा अंडर सेम कंडीशंस, ठीक है। तो एफ ऑफ हनी इज मोर देन एफ ऑफ वाटर। अब पीछे हमने न्यूटन्स फॉर्मूला डिराइव किया है, एफ को क्या लिख सकते हैं एज पर न्यूटन फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू ईटा ए डीवी बाय डीएक्स, ग्रेटर देन इसको भी लिखो ईटा ए डीवी बाय डीएक्स, ठीक है। अब डीवी बाय डीएक्स कैंसिल हो जाएगा बिकॉज सेम फॉर बोथ, एरिया भी हमने सेम रखा था लेयर्स का, कैंसिल हो गया, तो देखो सीधा सीधा आ रहा है ईटा फॉर द हनी इज ग्रेटर देन ईटा ऑफ द वाटर। देखो दोनों लिक्विड्स अलग अलग हैं, दोनों का ईटा भी अलग अलग आ रहा है, सी गेटिंग। और इसमें से द लिक्विड विच इज मोर विस्कस इट इज हनी, हनी इज मोर विस्कस, तो देखो ईटा ऑफ द हनी इज कमिंग ग्रेटर, जो लिक्विड ज्यादा विस्कस होती है उसका ईटा भी ज्यादा होता है। What is eta? It's a coefficient of viscosity। आप खाली इतना लिख के रखो और ये लिखो eta depends on liquid, for different liquids eta is different, ठीक है। हाँ नेक्स्ट, अब मैं एक चीज आपको बोल रहा हूं करने को, that you need to do, try to calculate the SI unit of eta, try to calculate the SI unit of eta, eta का यूनिट कैलकुलेट करो, ठीक है। इस किसी को आ गया तो ओपन योर माइक एंड टेल मी। Try to find SI unit of eta। सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। वापस बोलो। सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नहीं रॉन्ग है सर, न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सेंटीमीटर कैसे आएगा? आई एम आस्किंग यू एसआई यूनिट, आप सेंटीमीटर मतलब सीजीएस यूनिट यूज कर रहे हो। सॉरी न्यूटन मीटर पर। हेलो हेलो
हाँ बताओ। न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। या इट्स करेक्ट। या ठीक है, अब मैं हाँ ना जस्ट आई वांट टू चेक यू हाउ मच अटेंटिव यू आर। मैं कुछ स्टूडेंट का नाम लेके उनसे कुछ पूछ रहा हूँ, दे हैव टू ओपन देयर माइक एंड आंसर। ठीक है, मैं जिस स्टूडेंट का नाम लूंगा ही और शी हैज टू ओपन द माइक एंड आंसर। संजना मुडलियार, संजना मुडलियार, ओपन योर माइक। संजना मुडलियार, ओपन योर माइक। संजना मुडलियार, ओपन योर माइक। साहिल पाटिल, साहिल पाटिल, ओपन योर माइक। साहिल पाटिल, ओपन योर माइक। बाकी स्टूडेंट को मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ सर, आवाज आ रहा है आपका। वो साहिल पाटिल का मेरे ख्याल से वो उसको आवाज ही नहीं आ रहा होगा लेक्चर का। सर वो ओपनिंग मुझे लगा सेलेक्ट किया हुआ स्टूडेंट माइक। क्या है पता है, कुछ स्टूडेंट ऐसे ही बैठ गए हैं, उनको मतलब ध्यान में नहीं है, मुझे लग रहा है। ठीक है, अभी वो चेक तो नहीं सर कर ये सकते। एडवांस तरीके का हाँ वो तो चेक तो नहीं कर सकते, फायदा मुश्किल है। उठाने वाले लोग होते हैं। हाँ संजना मुडलियार और साहिल पाटिल दोनों, मतलब मैंने दोनों के क्वेश्चन पूछा, किसी का कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है। एक साहिल हेलो पाटिल सर। को तो आवाज ही नहीं आ रहा होगा। अच्छा हेलो हाँ, कौन? सर, साहिल। साहिल पाटिल। सर क्वेश्चन। हाँ आपने लेक्चर सुनाई दे रहा है, माइक और वीडियो दिखाई दे रहा है? हाँ सर, नेटवर्क इशू था। हाँ, आपने कैलकुलेट किया व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ईटा, ये कोएफिशिएंट इसका, जो मैंने लास्ट में किया। काम दिया किया? कुछ मिला आंसर? हाँ किया। बताओ क्या यूनिट है ईटा का? हाँ सर, न्यूटन बताओ। सेकंड पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके। हाँ okay, so student, those who got the answer, actually answer is Newton second per meter square. Newton second per meter square. This is going to be the answer. ठीक है, I hope सबने find out किया कैसे करना है, समझ गया, I hope so. ठीक है, now look here, आगे बढ़ते हैं. So SI unit of eta is Newton second per meter square. Now if I talk about CGS unit of eta, if I talk about CGS unit of eta, तो फिर से निकालने की जरूरत नहीं है. In place of Newton, dyne will come. In place of second, second will come, and in place of meter, centimeter will come. ठीक है, तो बहुत इजी, आप समझ सकते हो ये. दिस इज सीजीएस यूनिट. नहीं आयुष दुबे, आपने अर्ग बोला है. अर्ग कहां से आएगा? अर्ग नहीं, न्यूटन की जगह पे डाइन आता है. अर्ग इज अ यूनिट ऑफ वर्क डन, यहाँ पे वर्क नहीं है. ओके, सो न्यूटन की प्लेस पे डाइन आएगा. डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ना लिसन, दिस इज अ सीजीएस यूनिट ऑफ ईटा ना. ठीक है, अब होता क्या है कि इन द ओल्डर टाइम, पुराने टाइम में सीजीएस यूनिट वाज मोर फेमस. तो बहुत सारे साइंटिस्ट सीजीएस यूनिट में ही ईटा को मेजर करते थे इन द ओल्डन टाइम. सो सपोज एट दैट टाइम सीजीएस यूनिट वाज मोर फेमस. इसलिए क्या, ये जो सीजीएस यूनिट है ना, इसको एक नेम दिया गया है. इट इज बीन रिप्लेस्ड बाय पॉइस. यू कैन से सीजीएस यूनिट इज पॉइस. क्या मतलब है इसका? सपोज आपको ईटा मिला, ईटा आपको आया 1 डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ईटा इज 1 डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो 1 डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर को 1 पॉइस लिख सकते हैं. पॉइस इज सेम एज डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये कभी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है दैट पॉइस किस चीज का यूनिट है. पॉइस इज एक्चुअली सीजीएस यूनिट ऑफ ईटा.
ईटा इज अ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो पॉइस उसका सीजीएस यूनिट है ईटा का, getting? So this is equal to 1 poise. Say, so I hope this is clear. This is called coefficient of viscosity. ठीक है? और विस्कोसिटी को हल्का सा एक चीज ध्यान में रखो, जब भी लिक्विड के लेयर्स के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करोगे टू मूव द लेयर्स, तो लेयर्स मूव करना चालू करेंगे, नो डाउट, बट उसमें से हर लेयर की स्पीड अलग अलग हो जाती है, ओके? और क्योंकि ये सारे लेयर्स एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं और अलग अलग स्पीड पे जा रहे हैं, तो देयर इज अ फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द लेयर्स ऑफ लिक्विड, उसको बोलते हैं विस्कस फोर्स, ठीक है? विस्कस फोर्स आपने का मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता देता हूँ विस्कोसिटी का, प्रैक्टिकल एग्जांपल, शायद उससे आपको ज्यादा क्लियर हो। एक बार बताओ, व्हेन यू टेक अ हॉट कप ऑफ टी और हॉट कप ऑफ कॉफी, आपने कप में कॉफी लिया सपोज, उसको स्पून से स्टर कर रहे हैं, यू आर स्टरिंग विद स्पून, स्पून से उसको घुमा रहे हैं, तो देखा है कॉफी जो है वो सर्कुलर पाथ में घूमती है, द कॉफी रोटेट्स। अब ऐसे रोटेट करने के बाद आप स्पून बाहर निकाल दो, रिमूव द स्पून फ्रॉम द कॉफी, तो देखा है क्या कुछ देर बाद कॉफी स्टॉप हो जाती है रोटेशन, ये सबने देखा है, कॉफी कुछ देर बाद घूमना बंद कर देती है। Why it stops? Actually, it stops because of the viscous forces between the coffee layers. ठीक है? जब कॉफी मोशन में है ना, तो अलग अलग लेयर्स अलग अलग स्पीड से घूमते हैं इन द सर्कुलर पाथ। तो जब आप स्पून निकाल देते हो, विथ अ स्पून यू आर कंटिन्यूअसली अप्लाइंग फोर्स, जब आप स्पून निकाल देते हो तो अब कॉफी के ऊपर कोई एक्सटर्नल पुश नहीं है, सिर्फ विस्कस फोर्सेस की वजह से कॉफी रुक जाता है, ठीक है? तो विस्कोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बाय चांस अगर दुनिया में विस्कोसिटी नहीं होती, लेट्स से विस्कोसिटी सपोज डज नॉट एग्जिस्ट, तो पता है क्या होता? आप कॉफी को घुमाते स्पून से, स्पून निकालते, कॉफी घूमता ही रहता, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा कॉफी घूमते ही रहता। घूमती हुई कॉफी कैसे पीते आप? ओके, उसके लिए आपको अलग से ट्रेनिंग लेनी पड़ती फिर। सो रिमेम्बर, जो स्टूडेंट सोचते हैं ना सर ये विस्कोसिटी वगैरह हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं ये सब, हाँ सी, ठीक है। आयुष दुबे का एक डाउट है, आयुष बोल रहे हैं कि सर उस कॉफी में जो घूम रही है उसका एनर्जी खत्म हो जाएगा तो वो रुक जाएगा ना। देखो आयुष, एनर्जी खत्म वगैरह नहीं होता है, काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी की होती है वो अपने आप खत्म नहीं हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी मे कन्वर्ट इनटू सम अदर एनर्जी, ओके? यहाँ पे सिचुएशन क्या है, वो जो कॉफी है उसके जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, अगर विस्कोसिटी नहीं होती तो काइनेटिक एनर्जी किसी और एनर्जी में कन्वर्ट भी नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी लॉस भी नहीं होगी, ओके? जब तक बॉडी के ऊपर कोई ऑपोजिंग फोर्स नहीं लगता है, जब तक कॉफी के ऊपर कोई ऑपोजिंग फोर्स नहीं लगेगा जो उसको अपोज करेगा, तब तक कॉफी रुकेगी नहीं, तब तक वो उसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होगी, ठीक है? वो अपनी उसी स्टेट में कंटिन्यू रहेगी जिसको आप इनर्शिया बोलते हो। तो आपने अगर कुछ कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है तो अपने आप वो चीज थोड़ी रुकेगी बिना फ्रिक्शन फोर्स के, ठीक है? तो अगर विस्कोसिटी नहीं है मतलब फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है तो कैसे वो चीज रुकेगी अपने आप बिना किसी फोर्स के, ठीक है? तो रिमेंबर, विस्कोसिटी इज अ इंपॉर्टेंट थिंग, इट एग्जिस्ट बिटवीन लेयर्स। अब देखो कुछ स्टूडेंट है जिनका मतलब कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो कुछ भी आंसर दे रहे हैं। अभी एक स्टूडेंट ने बोला सर वो एयर प्रेशर की वजह से रुक जाएगी, ठीक है? अरे भाई एयर प्रेशर से क्यों रुकेगी? एयर प्रेशर से कोई चीज नहीं रुकती है। आप कार चलाओ रोड पे, रुक जाएगी क्या एयर प्रेशर से? ठीक है, सी रैंडमली मत सोचो, कुछ दिमाग लगा के काम करो, ऐसे रैंडमली सोचने से आंसर नहीं आते हैं कि एयर प्रेशर से रुक जाएगी, ठीक है? एक काम करो, स्पून से कंटिन्यूअसली घुमाते रहो, देखता हूँ एयर प्रेशर से रुकती है कि नहीं। हाँ, अमन कुमार पूछ रहा है कि सर वैक्यूम में विस्कोसिटी होती है क्या? यस, अगर वैक्यूम है, वैक्यूम में इफ द लिक्विड इज मूविंग, ठीक है, सो लिक्विड के लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन हो सकता है ना, इवन इफ इट इज वैक्यूम आउटसाइड। ना डू वन थिंग, लेट्स स्टॉप हियर, विस्कोसिटी यहाँ पे समझ लो। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, सी आई एम गोइंग फॉरवर्ड नाउ, सी हियर केयरफुली। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, ध्यान से देखो। अगर दो सॉलिड बॉडीज
सॉलिड इन कांटेक्ट विद सॉलिड, अगर इनके बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसको हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स ही कहते हैं, ठीक है। अगर लिक्विड लिक्विड के बीच में फ्रिक्शन होता है, जो हमें अभी अभी सीखा, लिक्विड लिक्विड लेयर्स के बीच में, उसको हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक है, और विस्कस फोर्सेस, करेक्ट है। तो हमने अभी तक देख चुके हैं सॉलिड सॉलिड, जो आपने फ्रिक्शन चैप्टर में पढ़ा है। लिक्विड लिक्विड हमने अभी देख लिया, उसके बीच में भी हम लोग जो लिक्विड लिक्विड के बीच में फ्रिक्शन होता है उसको वी कॉल एज विस्कोसिटी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक में देयर इज गोइंग टू बी फ्रिक्शन बिटवीन वन सॉलिड एंड वन लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड के बीच में, एक सॉलिड बॉडी और एक लिक्विड बॉडी, एक सॉलिड और एक लिक्विड, उसके बीच में फ्रिक्शन आने वाला है। फ्रिक्शन इज गोइंग टू कम बिटवीन दिस वन सॉलिड एंड वन लिक्विड। अब इसको क्या बोलते हैं, क्या है, वो सब हम लोग भी देखने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी अवर नेक्स्ट थिंग, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक चालू कर रहा हूं अभी। नेक्स्ट टॉपिक का नेम है, सी नेक्स्ट टॉपिक का नेम है टर्मिनल वेलोसिटी। यू कैन पुट द हेडिंग, इट्स टर्मिनल वेलोसिटी। दिस इज योर नेक्स्ट टॉपिक, टर्मिनल वेलोसिटी, ओके। अब ये क्या है वो ध्यान से देखो, व्हाट इज एग्जैक्टली दिस टर्मिनल वेलोसिटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके बहुत सारे मतलब एप्लीकेशंस भी मैं बता सकता हूँ, आसपास आपने देखा होगा ये चीजें। तो पहले आप थोड़ा ध्यान से देखना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड सिंपल टॉपिक, सी, और इम्पोर्टेंट भी है काफी। क्वेश्चंस कैन कम ऑन दिस। देखो, व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। देयर वाज वन साइंटिस्ट हुज नेम इज स्टोक। एक साइंटिस्ट है जिनका नेम था स्टोक, STOKE, स्टोक, ठीक है। स्टोक क्या कर रहे थे, स्टोक वाज स्टडीइंग विस्कोसिटी ओनली, वो विस्कोसिटी के ऊपर ही कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। तो व्हाट ही डिड, उन्होंने एक लिक्विड लिया विच इज अ वेरी विस्कस लिक्विड। ही टुक अ विस्कस लिक्विड इन अ लॉन्ग कंटेनर, he took a viscous liquid in a long container, ठीक है। विस्कस लिक्विड लिया, ओके। जैसे जैसे अब हम लोग ऐसे कर सकते हैं, सपोज ये हनी, इट्स अ हनी फिल्ड इन अ कंटेनर, आप इसको हनी भी ले सकते हो ना। आफ्टर दैट व्हाट ही डिड, इसमें ऊपर से इसने एक मेटल का बॉल गिरा दिया। ही ड्रॉप्ड अ मेटल बॉल फ्रॉम द टॉप, ऊपर से मेटल का बॉल गिरा दिया, थिंक इट्स अ मेटल बॉल, ठीक है। तो बॉल ऑब्वियसली नीचे जाएगा, ठीक है, बॉल ऑब्वियसली नीचे आएगा। अब इसने ये बॉल को एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्व दिस बॉल। बॉल की इसने रीडिंग्स वगैरह ली कि बॉल की स्पीड क्या है, बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। ही वाज स्टडीइंग द, ही वाज एनालाइजिंग द बॉल। तो इसने पता है क्या ऑब्जर्व किया कि इन द बिगिनिंग ये बॉल की स्पीड इंक्रीज हो रही है। इन द बिगिनिंग द स्पीड ऑफ द बॉल increases, but after some time speed stops increasing. पहले कुछ टाइम के लिए वेलोसिटी इंक्रीज होता है। लेट्स से वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, होते होते वेलोसिटी बिकम, लेट्स से v, वेलोसिटी v हो गया, और v वेलोसिटी आने के बाद अब उसकी वेलोसिटी ने बढ़ना बंद कर दिया। अब बाकी का जो डिस्टेंस है उसने कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कवर किया। वेलोसिटी इनिशियली इंक्रीजेस एंड देन इट stops increasing and it become constant, ठीक है। तो इसमें सपोज वेलोसिटी इंक्रीज होते होते v हो गया, उसके बाद वेलोसिटी नहीं बढ़ रहा है और बाद में वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो कितनी वेलोसिटी से नीचे गिरेगा, इट विल फॉल विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v। इसमें जो v वेलोसिटी है ना, मैक्सिमम वेलोसिटी व्हिच इट अचीव्स, इस वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। इट इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी, ओके। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले थोड़ा सिचुएशन समझो। ही टुक, स्टोक, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टोक, ही टुक अ विस्कस लिक्विड, इनसाइड द विस्कस लिक्विड ही ड्रॉप अ बॉल, metal ball. For some initial distance the speed of the ball was increasing, but after some time the speed stops increasing and the ball covers the rest of the distance with a constant speed.
तो जो इसकी फाइनल स्पीड है जिससे वो आगे बढ़ता है, जो इसकी कांस्टेंट स्पीड है जिससे वो गिरता है, दैट अल्टीमेट फाइनल स्पीड इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। गेटिंग? इतना समझा? ठीक है, अब हम लोग थोड़ा आगे देखेंगे ये चीज कि why speed become constant, why it achieves terminal speed, वो सब हम लोग देखेंगे। So I hope यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आपको। ठीक है, I can go ahead। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आई एम आस्किंग वन क्वेश्चन टू यू। ठीक है, उसका आंसर आप सोच के रखो। जिस स्टूडेंट को मैं पूछूंगा वही स्टूडेंट आंसर देगा। ठीक है, जिस स्टूडेंट का मैं नाम लूंगा दैट स्टूडेंट ओनली विल आंसर। ठीक है, रैंडमली आंसर मत देना। You think over it and write down the answer in your notebook, but don't answer. I will ask you. ठीक है, आपको खाली क्या करना है, मेरा क्वेश्चन ये है, जब ये बॉल नीचे गिरेगा ना, as the ball is falling in the liquid, you just start thinking कि इस बॉल के ऊपर कौन कौन से forces लगेंगे। Try to list out all the forces that will act on this ball. ठीक है, जितना आप सोच सकते हो सोचो। ठीक है, when this ball is falling, which are the forces acting on the ball? ठीक है, जिस स्टूडेंट का मैं नाम लूंगा वही स्टूडेंट आंसर देगा। हाँ, अबिन मैथ्यू, कैन यू आंसर मी? कौन कौन से फोर्सेस आपके अकॉर्डिंग लग सकते हैं इस बॉल के ऊपर? एबिन मैथ्यू। एबिन मैथ्यू। एबिन बोल। बाकी कोई स्टूडेंट प्लीज अपना माइक ओपन मत करो। आई एम हैंडलिंग दिस, डोंट वरी। आप अपना खाली आंसर रेडी रखो। ठीक है, एबिन मैथ्यू आंसर नहीं दे रहा है कोई भी। आशुतोष गौर, आशुतोष गौर। यस सर। हाँ, आपके हिसाब से कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे इस बॉल के ऊपर? एनी आइडिया? सर एक बॉयंसी फोर्स लगेगा। कौन सा? बॉयंसी फोर्स। बॉयंसी फोर्स, दैट मींस अपथ्रस्ट। हाँ यस। और कोई फोर्स? सर इंटरमोलिकुलर फोर्स के वजह से भी वो फोर्स लगेगा। अरे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बॉल पे थोड़ी लगेंगे। हेलो। बॉल पे एक्सटर्नली कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे मतलब? हाँ ओके सर। एक हेलो। ग्रेविटी। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स। और दूसरा हाँ। आपने बोला अपथ्रस्ट। हाँ अपथ्रस्ट सर। ठीक है, करेक्ट है ना? सी ठीक है, तो एक स्टूडेंट ने मेरे को बताया कि इसके ऊपर टू फोर्सेस आर गोइंग टू एक्ट। वन इज mg, एक फोर्स इसके ऊपर mg लगेगा विच इज वेट ऑफ दिस बॉडी, और दूसरा एक फोर्स लगेगा अपथ्रस्ट। ठीक है, यस इट इज करेक्ट। सब लोग लिख के रखो, टू फोर्सेस विल बी एक्टिंग ऑन दिस बॉडी। पहले दो फोर्सेस लिखो, एक्चुअली में तीन फोर्सेस लगेंगे इसके ऊपर, एक्चुअली थ्री फोर्सेस, बट एज ऑफ नाउ यू राइट डाउन टू फोर्सेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वन इज mg को लिखो, इट इज अ वेट ऑफ द बॉल। और दूसरा फोर्स है अपथ्रस्ट, या उसको बायंट फोर्स भी बोल सकते हैं, बायंट फोर्स। ठीक है, हाँ। अब तीसरा फोर्स जो है, थर्ड फोर्स जो है, ठीक है, थर्ड फोर्स जो है मैं बता रहा हूँ, या थर्ड फोर्स विस्कोसिटी की वजह से लगेगा। प्लीज एक चीज इमेजिन करो जो मैं अभी यहाँ पे बता रहा हूँ। लुक एट दिस व्हाट आई एम ड्राइंग। इमेजिन ये बॉल है, सी इट्स अ बॉल। व्हेन द बॉल इज फॉलिंग इनटू द लिक्विड, जब बॉल लिक्विड में फॉल कर रहा है, देन बॉल इज सराउंडेड बाय लिक्विड। बॉल के आसपास क्या है? लिक्विड है ना। तो जब ये बॉल नीचे मूव कर रहा है, ठीक है, देयर विल बी फ्रिक्शन बिटवीन बॉल एंड द लिक्विड। देखो इमेजिन करो, ये जो मेरा हाथ है वो लिक्विड है, और ये जो दूसरा हाथ है वो बॉल है। बॉल ऐसे नीचे गिर रहा है, देखो। As the ball will fall like this, there will be friction between ball and the liquid ना। बॉल जब नीचे जाएगा, बॉल और लिक्विड के बीच में फ्रिक्शन होगा। So this friction is also known as viscosity only।
इसको भी विस्कोसिटी ही बोलते हैं। तो विस्कस फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन दिस बॉल। ठीक है, अब विस्कस फोर्स कैसे लगेगा, क्योंकि ये बॉल डाउनवर्ड जा रहा है, इट इज कंटिन्यूअसली गोइंग डाउनवर्ड, तो लिक्विड के साथ इसका जो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन अपवर्ड एक्ट होगा। विस्कस फोर्स विल एक्ट ऑन द बॉल इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो थर्ड फोर्स आप लिखो विस्कस फोर्स। ठीक है, थर्ड फोर्स यू जस्ट राइट ऑन इट्स नेम, इट इज विस्कस फोर्स। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे, कोई घाई नहीं करनी है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो देखो, हियर आई एम शोइंग यू, ये बॉल है, इसके ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है विच इज mg ऑफ द बॉल, अपवर्ड फोर्स लग रहा है विच इज अपथ्रस्ट। ठीक है, अपथ्रस्ट की वैल्यू मैं लिख रहा हूं, अपथ्रस्ट की वैल्यू होती है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ द बॉल इनटू g। याद है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो उसमें आपको सिखाया था अपथ्रस्ट इतना होता है सिग्मा vg। ठीक है, क्योंकि ये देखो पूरा बॉल लिक्विड के अंदर है, द कंप्लीट बॉल इज इनसाइड द लिक्विड, सो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बॉल। बॉल का वॉल्यूम v है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम भी v होगा, एंड हियर इट विल बी सिग्मा vg। और तीसरा फोर्स मैंने बताया आपको विस्कस फोर्स। इमेजिन करो बॉल नीचे जा रहा है इन द कंटेनर, तो विस्कस फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इस बॉल के ऊपर एक्ट होगा, दिस इज विस्कस फोर्स। ठीक है, विस्कस फोर्स है। विस्कस फोर्स को चलो एज ऑफ नाउ आई विल ओनली राइट ऑन एज एफ, विस्कस फोर्स को मैं एफ लिख देता हूं। ठीक है, अब स्टोक ने क्या किया, स्टोक ट्राइड टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस विस्कस फोर्स। स्टोक ने ये फाइंड आउट करने का ट्राई किया दैट हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स की वैल्यू कितनी है। ठीक है, अब उसने कैसे फाइंड आउट किया वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हाउ ही फाउंड आउट, डेरिवेशन नहीं है, बट अल्टीमेटली ही फाउंड आउट दैट जो विस्कस फोर्स लगेगा ना, दैट विस्कस फोर्स इज गिवन बाय 6 पाई eta rv। विस्कस फोर्स विल बी गिवन बाय 6 पाई eta rv। ठीक है, अब कुछ लोगों को डाउट आएगा, सर पहले आपने बताया था विस्कस फोर्स तो वो होता है एरिया वेलोसिटी ग्रेडियंट, विस्कस फोर्स बाय न्यूटन फॉर्मूला तो अलग था, ये विस्कस फोर्स तो अलग लग रहा है। देखो, जो हमने पहले विस्कस फोर्स डिस्कस किया, न्यूटन्स फॉर्मूला ऑफ विस्कोसिटी, ओके, जिसमें वो था वेलोसिटी ग्रेडियंट वगैरह आया था, इट वाज अ विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन लिक्विड। ये विस्कस फोर्स सॉलिड बॉल पे एक्ट कर रहा है बाय द लिक्विड, अलग सिचुएशन है ये। तो यहाँ पे विस्कस फोर्स इज डिफरेंट, इट इज 6 पाई eta rv। अब इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं मैं। 6 and the pi are constants, 6 और pi they are numbers। eta is a coefficient of viscosity of the liquid। मैंने आपको बताया था eta लिक्विड पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे जो आपने विस्कस लिक्विड ली है, eta is a coefficient of viscosity of that liquid। r दिख रहा है, r is the radius of the ball, r is the radius of the ball। ठीक है, विस्कस फोर्स r पे कैसे डिपेंड कर रहा है, देखो जैसे जैसे r बढ़ेगा, लेट्स से इफ यू इंक्रीज द रेडियस ऑफ द बॉल, तो बॉल की सरफेस एरिया भी इंक्रीज होगी। सपोज इफ यू इंक्रीज रेडियस ऑफ द बॉल, द सरफेस एरिया ऑफ द बॉल विल इंक्रीज, और जैसे जैसे एरिया बढ़ेगी फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता है ना, मैंने आपको न्यूटन फॉर्मूला में बताया था विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ लेयर्स, इसलिए ये यहाँ पे रेडियस आ रहा है। यानी लास्ट में v दिख रहा है, v दिख रहा है, v is a velocity of the ball, v velocity है, v वॉल्यूम नहीं है, लिख के ले लो प्लीज। v is a velocity of the ball, r is the radius of the ball, and eta is a coefficient of viscosity। at least v लिख के लो प्लीज, v is a velocity of the ball। ठीक है, सो एक बात बताओ, आपने लिख के ले लिया v is a velocity of the ball, can I say ये जो viscous force है, it is a viscous force। can I say viscous force is a velocity dependent, मतलब अगर velocity of the ball is 0 तो ये viscous force भी 0 लगेगा। हाँ, तो याद रखो ये जो force है ना, it's a velocity dependent force। ठीक है, तो हमने तीनों forces डिस्कस कर लिए। one is mg, second is upthrust which is sigma vg, and the third one is viscous force which is velocity dependent
ठीक है, डायग्राम में आप लिख सकते हो इट इज 6 पाई ईटा आरवी। आई सजेस्ट आप ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, इट इज बेटर यू ड्रॉ दिस। ठीक है, ड्रॉ दिस, इट इज शोइंग ऑल द फोर्सेस एक्टिंग। ओके, डन विद दिस। हाँ, अब मैं आपको समझाता हूं कि वो टर्मिनल वेलोसिटी कैसे आती है, हाउ टर्मिनल वेलोसिटी कम्स। ध्यान से सुनना। हाँ, स्टार्टिंग में जब आप इस बॉल को रिलीज करते हो ना इनसाइड द लिक्विड, देखो ये डायग्राम याद है, स्टार्टिंग में जब आप इस बॉल को रिलीज करते हो ना, स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट 0 रहेगी। ओके, ठीक, स्टार्टिंग में वेलोसिटी काफी कम रहेगी, 0 से स्टार्ट होगी बट इट विल बी लेस। स्टार्टिंग में इन द बिगिनिंग इस बॉल की वेलोसिटी ऑलमोस्ट 0 रहेगी, या बहुत कम रहेगी। दैट्स व्हाई दिस फोर्स विल बी लेस इन द बिगिनिंग, दिस फोर्स विल बी लेस। तो इसको आप नेग्लेक्ट कर दो, ये फोर्स स्टार्टिंग में नेग्लिजिबल होगा। तो बाकी कौन से फोर्सेस बचे, mg एंड सिग्मा vg। ठीक है, इसमें m क्या है, मास ऑफ द बॉल है। मास ऑफ द बॉल कैन बी रिटन एज डेंसिटी ऑफ द बॉल इनटू वॉल्यूम ऑफ द बॉल इनटू g। इसको आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, तो इन द बिगिनिंग वेलोसिटी इज लेस, दिस फोर्स इज नेग्लिजिबल क्योंकि वो वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है, खाली ये दोनों फोर्सेस लगेंगे इन द बिगिनिंग। तो बात आओ, यहाँ पे vg सेम है, दिस vg आर सेम। रो इज ग्रेटर देन सिग्मा, बॉल की डेंसिटी ज्यादा होगी कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। रो इज बिगर देन सिग्मा, दैट मींस डाउनवर्ड फोर्स इज मोर। तो बिकॉज ऑफ दिस ओनली द बॉल स्टार्ट्स गोइंग डाउनवर्ड, इसी वजह से बॉल नीचे जाता है, बिकॉज डाउनवर्ड फोर्स इज मोर देन अपवर्ड फोर्स। अब जैसे से बॉल नीचे जाएगा, बॉल एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेट क्यों करेगा, क्योंकि बॉल के ऊपर नेट फोर्स लग रहा है। नेट फोर्स विल बी रो vg माइनस सिग्मा vg। तो क्योंकि बॉल के ऊपर फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, नेट फोर्स, दैट्स व्हाई बॉल विल एक्सेलरेट। बॉल की स्पीड बढ़ेगी, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी ना, एज द स्पीड विल इंक्रीज, ये फोर्स भी इंक्रीज होगा क्योंकि ये फोर्स वेलोसिटी डिपेंडेंट है। जैसे से बॉल नीचे जाएगा, बॉल की स्पीड इंक्रीज होगी, as speed will increase the viscous force will also increase, viscous force भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो viscous force जैसे से बढ़ते जाएगा ना, मतलब upward force बढ़ते जाएगा। तो एक पॉइंट आएगी, one point will be, एक सिचुएशन आएगी जब क्या होगा, the sum of these two forces, sum of upward forces will become equal to downward force। तो viscous force देखो, viscous force slowly increase होगा because velocity is increasing। तो एक पॉइंट आएगी when upward forces together become equal to downward force। Remember, when upward forces will become equal to downward forces, तो बॉल पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा। देखो ये इमेजिन करना पड़ेगा, जब अपवर्ड फोर्सेस विल बिकम इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो बॉल पे नेट फोर्स हो जाएगा 0। यस ऋषिकेश, योर आंसर इज करेक्ट, नेट फोर्स विल बिकम 0। अब कुछ स्टूडेंट क्या सोचेंगे कि सर जब नेट फोर्स 0 हो गया तो बॉल रुक जाएगा। नो, जिस पॉइंट पे नेट फोर्स 0 हो गया ना, उस पॉइंट के बाद बॉल एक्सेलरेट नहीं करेगा क्योंकि फोर्स नहीं है। तो एक्सेलरेट नहीं करेगा, वो आगे कांस्टेंट स्पीड से मूव होता रहेगा क्योंकि फोर्स नहीं है, तो वो एक्सेलरेट नहीं करेगा। दैट्स व्हाई इट अचीव्स टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करने का रीजन ये है, मतलब वो कांस्टेंट स्पीड पे क्यों आता है बॉल, क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स बिकम इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। रिमेंबर, एक पॉइंट के बाद डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, इन द बिगिनिंग डाउनवर्ड फोर्स इज मोर, upward force is less in the beginning, but as the ball passes, upward force increases, this force increases, and कुछ देर बाद क्या होता है, upward forces become equal to downward force। उसके बाद बॉल की स्पीड इंक्रीज नहीं होती है, उसकी एक्सेलरेशन नहीं होती है, और बॉल कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिरता है। ठीक है, सो मैं ऐसा चीज लिख सकता हूँ, आफ्टर सम टाइम, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, आफ्टर सम टाइम डाउनवर्ड फोर्स बिकम इक्वल टू अपवर्ड फोर्सेस। तो बताओ डाउनवर्ड फोर्स कौन सा था, इट वाज रो vg। डाउनवर्ड फोर्स ये है रो vg, इट बिकम इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स क्या है,
upward force is 6 pi eta RV, 6 pi eta RV plus sigma VG. ठीक है, ये देखो मैंने क्या लिखा है. I have written upward forces on the ball become equal downward force. Remember, इस point के बाद speed increase नहीं होगा, speed will not increase. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग terminal velocity find करेंगे. अब जिन स्टूडेंट का ध्यान नहीं होता है, those who sit only mentally, only physically they sit, वो ये सोच सकते हैं कि सर ये VVV कैंसिल हो जाएगा. Can I cancel this VVV on all sides? We cannot cancel, क्योंकि ये जो V है ना, it's a volume, लेकिन ये जो V है ना, ये वाला, it's a velocity. Velocity volume के साथ कट थोड़ी कर सकते हैं. Please don't cancel the V. ये velocity है. थोड़ा इसको अलग दिखाने के लिए I am writing V dash. V dash मैंने लिखा है इसको. ठीक है, V dash is a velocity, this V is a volume. आगे बढ़ते हैं. अब देखो ये पॉइंट के बाद जब ये हो जाएगा डाउनवर्ड फोर्स बिकम इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, मैंने कहा उसके बाद स्पीड नहीं बढ़ेगी. तो यहाँ पे जो ये V dash है ना, इट इज द फाइनल स्पीड जो अभी आगे नहीं बढ़ने वाली है. दैट्स व्हाई दिस V dash इज अ टर्मिनल वेलोसिटी. ये V dash की टर्मिनल वेलोसिटी है. सो वी नीड टू फाइंड टर्मिनल वेलोसिटी. ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करके इसमें से V dash निकालना है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. वी वांट टू फाइंड V dash. तो काम करो, पास दिस टर्म ओवर देयर, इसको यहाँ शिफ्ट करो. इट विल बी रो माइनस सिग्मा इंटू VG, रो माइनस सिग्मा इंटू VG इक्वल्स टू 6 पाई ईटा RV डैश. ठीक है, ये V क्या है पता है? इट्स अ वॉल्यूम ऑफ द बॉल. बॉल का वॉल्यूम है. सिंस द बॉल इज स्फेरिकल, स्फेरिकल है ना, तो वॉल्यूम ऑफ द बॉल विल बी 4/3 पाई r क्यूब. वॉल्यूम को आप ये लिखो 4/3 पाई r क्यूब इंटू G रो माइनस सिग्मा इक्वल्स टू 6 पाई ईटा RV डैश. ठीक है, अब वो चीज करनी है जो आपको बहुत अच्छे से आती है. कटिंग वगैरह करना तो आता है ना, कटिंग बहुत अच्छे से आती है आपको करने. कटिंग करो, पाई पाई गेट्स कैंसल्ड. ठीक है, ठीक. 6 को आप वो साइड पास कर दो, pass 6 on other side. 6 into 3 will become 18. It will be 4/18. 4/18 पे you please apply table of 2. अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, एक एक रेडियस भी कट होगा. 1 radius will also get cancelled. 1 radius will also get cancelled. Pass 6 on other side. Solve it and get the V dash from this. इसमें से V dash की फॉर्मूला फाइंड आउट करो. I want to make a formula for V dash. V dash is a terminal velocity. ठीक है, अब जिस स्टूडेंट को मैं बोलूंगा वही स्टूडेंट आंसर देगा. Do not answer me randomly. जिसको मैं बोलूंगा वही आंसर देगा. Okay, just be ready with your answer. Okay. Find out the formula for V dash. V dash की फॉर्मूला जल्दी बनाओ. आई होप आपने कर लिया ये चीज. हर्ष सिंह है, हर्ष सिंह, हर्ष सिंह, हर्ष सिंह, अपना माइक ऑन करो और टेल मी द फॉर्मूला ऑफ V dash. हर्ष सिंह. हेलो. हर्ष सिंह आप हैं अभी? हाँ सर, हेलो. हाँ बताओ, फॉर्मूला मिला कुछ V dash का? हाँ, रो माइनस सिग्मा. एक मिनट रिपीट करो. रो माइनस सिग्मा. हाँ 2/9 हाँ. RG अपॉन ईटा. R square G upon eta. हाँ, R स्क्वायर. बीच बीच में लेफ्ट आउट होने की जरूरत नहीं है. आप बीच में लेफ्ट आउट हुए थे सर, वो नेटवर्क इशू था, वाईफाई राइट गया था. आपने पूरा अटेंड किया ना लेक्चर? हाँ हाँ सर. ठीक है. सो V dash की फॉर्मूला आई होप सबने बना ली है.
ठीक है, v डैश की फॉर्मूला मैं बता देता हूँ ओरली, देखो आपने वो लिखी है कि नहीं। 2/9 r square g in the bracket rho minus sigma bracket over divided by eta 2/9 r square g rho minus sigma divided by eta. Okay, so I hope everybody got the formula. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ v dash की फॉर्मूला. It is this one, 2/9 r square g rho minus sigma by eta. काफी छोटी फॉर्मूला है, आई होप सो आप याद कर सकते हो. एक्चुअली में याद करने की नीड नहीं है, एक्चुअली you don't have to need remember this formula, but at least you should be able to derive this formula in the exam. ठीक है, this is a formula for terminal velocity. Remember, जब भी आप कोई solid ball को, when you take a solid ball and release it into the viscous liquid, तो थोड़ी देर तक के लिए उसकी स्पीड बढ़ती है और उसके बाद स्पीड स्टॉप्स इंक्रीजिंग. ठीक है, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी. ठीक है, अब देखो टर्मिनल वेलोसिटी के मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल बता देता हूँ. सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी. ठीक है, आपको चाहिए तो एक हेडिंग डाल सकते हो छोटा सा, एग्जांपल्स ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी. ठीक है, हाँ सी एग्जाम्पल क्या है, ध्यान से देखो. ओके, ध्यान से पहले देखो ये डायग्राम. एक बात है, जब बारिश होती है, ठीक है, तो पानी जो है वो क्लाउड से नीचे आता है. लेट्स से क्लाउड है, उससे पानी का ड्रॉपलेट नीचे आता है, ये ड्रॉप है, ये नीचे आता है ऐसे. ठीक है, अब इस ड्रॉप के आसपास एयर होती है, मतलब ये ड्रॉप नीचे आता है इन द एयर. ये कुछ कुछ सिमिलर सिचुएशन है जो हमने अभी डिस्कस किया. एक बॉल है, दिस इज अ बॉल which is falling into the viscous medium. एयर के पास भी विस्कोसिटी होती है. See, air is also viscous thing. No doubt, एयर की विस्कोसिटी कम होती है, but air is also viscous. होता क्या है पता है? Actually, आप थोड़ा सोच के देखो, ये जो क्लाउड्स होते हैं ना, क्लाउड्स आर एटलीस्ट 3-4 किलोमीटर अप इन द स्काई. 3-4 किलोमीटर ऊपर होते हैं क्लाउड्स. तो वहां से अगर एक ड्रॉप निकलेगा, ठीक है, तो दिस ड्रॉप विल कवर द डिस्टेंस ऑफ 3 to 4 किलोमीटर. as the drop comes down, इसकी स्पीड इंक्रीज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द काइनेमेटिकल इक्वेशंस. v इक्वल्स टू u प्लस at लगा के हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि जैसे से नीचे आएगा ना, इसकी स्पीड इंक्रीज होगी ड्यू टू ग्रेविटी. तो पता है, ये जब 3-4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके आपके सर के ऊपर गिरेगा, इसने काफी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 3 to 4 किलोमीटर. इसकी स्पीड एज इट कम्स डाउन, स्पीड शुड इंक्रीज. स्पीड इंक्रीज होते होते जब ये आपके सर के ऊपर गिरेगा ना रेन ड्रॉप, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होनी चाहिए. इट्स स्पीड शुड बी क्लोज टू द स्पीड ऑफ मिसाइल या रॉकेट की स्पीड के जितना इसकी स्पीड होनी चाहिए. इतनी स्पीड से अगर ये आपके सर पे हिट करेगा ना, तो आपको पता है क्या हो सकता है. बट डू यू नो, ड्रॉपलेट इतनी ज्यादा स्पीड से आपके सर को हिट नहीं करते. ओके, इतनी ज्यादा स्पीड से हिट करेगा तो आप इंजर्ड हो जाएंगे, बट इतनी स्पीड से हिट नहीं करते. बिकॉज एक्चुअली क्या होता है, जब रेन ड्रॉप्स आते हैं ना नीचे, तो स्टार्टिंग के कुछ डिस्टेंस में उनकी स्पीड बढ़ती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद स्पीड बढ़ना बंद हो जाती है और ये कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिरते हैं. दैट मींस रेन ड्रॉप्स अचीव टर्मिनल वेलोसिटी. ऐसा क्यों है? ये बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन है. मेटल बॉल की जगह यहाँ पे रेन ड्रॉप है. मेटल बॉल वाज फॉलिंग इनटू द विस्कस लिक्विड, हियर रेन ड्रॉप इज फॉलिंग इनटू द विस्कस एयर. सिमिलर सिचुएशन है. तो एक याद रखो, रेन ड्रॉप्स अचीव टर्मिनल वेलोसिटी एंड दे फॉल ऑन योर हेड ड्यूरिंग द रेनिंग सीजन. दे फॉल ऑन अस विद अ टर्मिनल वेलोसिटी. एग्जांपल में आप खाली इतना लिख सकते हो, रेन ड्रॉप्स कम्स डाउन ऑन द अर्थ विद टर्मिनल वेलोसिटी. रेन ड्रॉप्स टर्मिनल स्पीड से नीचे गिरते हैं. ठीक है, रेन ड्रॉप कम्स डाउन विद टर्मिनल वेलोसिटी. ठीक है, एक एग्जाम्पल और है, ठीक है, जो मैं कल एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज इट विल टेक टाइम टू एक्सप्लेन दैट. एक एग्जाम्पल हम लोग कल देखेंगे, उससे आपको कल एक बार और रिवीजन हो जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी का. टुमारो वी विल सी वन मोर एग्जाम्पल, बट यू कैन पुट द हेडिंग सेकंड एग्जाम्पल इज आल्सो देयर. सेकंड डाल दो. टुमारो वी विल सी दैट एग्जाम्पल ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी. ठीक है, आज रेन ड्रॉप्स तक क्लियर करो. या अभी आज के टॉपिक में किसी को कुछ डाउट है तो यू कैन ओपन योर माइक एंड आस्क डाउट.
कोई ऐसी चीज है जो अनक्लियर है, आप वापस सीखना चाहते हो या नहीं समझा वापस चाहते हो? Yeah. Is there anything that you did not understand? नहीं है? ठीक है, तो लिसन नाउ, सी मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, उसका आंसर आप लिख के आओ. टुमारो आई विल आस्क यू, जिस स्टूडेंट को बोलूंगा वो आंसर देगा कल. वन क्वेश्चन आई एम गिविंग एज अ होमवर्क, नोट इट डाउन दैट क्वेश्चन. ये एक न्यूमेरिकल है, इट्स अ न्यूमेरिकल दैट यू नीड टू सॉल्व. ठीक है, लिखो. A steel ball released in a viscous liquid. A steel ball released in a viscous liquid. Okay. Falls with terminal velocity v. Falls with terminal velocity v. Full stop. Find the terminal velocity of another steel ball. Find terminal velocity of another steel ball having mass 8 times more than first ball. Having mass 8 times more than first ball in the same liquid. In the same liquid. देखो मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, इसका कंपल्सरीली मुझे कल आंसर चाहिए. ठीक है, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं. अ स्टील बॉल falls in a viscous liquid with a terminal velocity v. Full stop. Find the terminal velocity of another steel ball having mass 8 times the mass of first ball in the same liquid. ठीक है, एक बॉल की टर्मिनल स्पीड दी है, आपको दूसरे बॉल की टर्मिनल स्पीड निकालनी है जिसका मास 8 टाइम्स है. थिंक ओवर इट, आप कर सकते हो अगर आपने अपना एफर्ट्स डाला. इजीली यू कैन डू इट. ओके, टुमारो वी विल चेक दिस आंसर. ठीक है, ओके, विल मीट टुमारो. कमलेश सर. हाँ सर. हाँ, हो गया. डाउट है किसी स्टूडेंट को तो पूछ लीजिए एक बार, नहीं तो